टुडे वी टॉक अबाउट केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स हमारे पास एक ब्रांच है साइंस की। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी चेंजेस। वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम सिर्फ एनर्जी चेंज को पढ़ें उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। और अगर वो एनर्जी चेंजेस हो इन अ केमिकल रिएक्शन तो हम उसको बोलते थे केमिकल थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे देखो डेफिनेशन दी गई है, फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हीट की फॉर्म हो जाए या कोई भी एनर्जी की फॉर्म हो जाए जिसमें एनर्जी चेंज आए, किस में चेंज आए, इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम, या सिस्टम के अंदर एनर्जी जाए या सिस्टम से आउट हो एनर्जी को, एज इट अंडरगो अ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके थ्रू हमारे पास कोई फिजिकल जो चेंज आए या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक स्टेज से वो दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो जाए। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सिस्टम क्या है। सिस्टम हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन हो। जैसा कि इस वक्त आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे तो आपका मोबाइल एक सिस्टम है, और बकाया सब कुछ क्या होगा, सराउंडिंग। जो भी हमारा सिस्टम के अलावा होगा उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं, और जो भी हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन स्टडी है उसको हम बोलते हैं सिस्टम। आप एक कंटेनर ले लें, वो गैस से फिल हो तो यानी कि हमारे पास उसके कंटेनर के अंदर जो गैस है वो हमारा सिस्टम है, और बकाया सब कुछ क्या है, सराउंडिंग। और वो चीज़ जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करे, यानी कंटेनर की वॉल, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। अब देखते हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का फ़ायदा क्या है या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इससे पढ़ने से क्या होगा। तो इसका पहला है हमारे पास फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये हमें बताएगी कि वेदर अ केमिकल रिएक्शन अगर अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन, यानी अगर हम इसको कोई कंडीशन दें तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। यानी कि ये हमें फिजिबिलिटी बताएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी अगर हम इसको कोई कंडीशन दे रहे हैं इस कंडीशन के अंदर इसकी फिजिबिलिटी है या नहीं। दूसरा ये हमें बताएगा यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, कि केमिकल कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर कितनी यील्ड के अंदर प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहा है, और कितनी मिकदार तक केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले तक हमें कितना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा। और तीसरा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस को ये एक्सप्लेन करेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये कुछ इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके अंदर ये ब्रांच को डील करती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस की तरफ जाते हैं कि लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन, इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है मैटर इन बल्क, यानी कि ये जो भी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा वो हमारे पास मटेरियल बल्क में होना चाहिए, उसके ऊपर ये काम करेगा। अगर हमारे पास वो माइक्रोस्कोपिक हुआ क्वांटिटी के अंदर तो ये उसके ऊपर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डील करेगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और दूसरा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के मतलब नहीं बताएगा, ये हमें ज़रूर बताएगा कि ये रिएक्शन फिजिबल है, यानी कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये बताएगा। पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि किस स्पीड के साथ होगा, ये हमें इसकी लिमिटेशन है कि ये हमें नहीं बता सकता। और तीसरा है रूट्स ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ये हमें ये तो बता देगा कि इनिशियल और फाइनल स्टेज क्या होगी सिस्टम की, बट ये नहीं बताएगा कि ये किस रूट के थ्रू हो रहा है रिएक्शन। यानी कि आप सपोज़ कर लो कि अगर दो बच्चे हैं, उनको बोल दिया जाए कि आप टी को गर्म करके लेके आएँ, एक बच्चा जाके उसको चूल्हे पे गर्म कर लेता है और दूसरा उसको धूप के अंदर रख देता है, दोनों का टेम्परेचर चेंज तो होगा, यानी कि इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेज का तो हमें पता चल जाएगा कि पहले टेम्परेचर इतना था, बाद में टेम्परेचर इतना है, पर हमें रूट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के मतलब पता नहीं चलेगा कि ये किसके थ्रू हुआ है प्रोसेस। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। और आज हम इसी के साथ अपने कोर्स कंटेंट का पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो हमारा पहला कोर्स कंटेंट का टॉपिक दिया गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये हकीकत के अंदर एक एप्लीकेशन है, एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल हम इससे पहले पढ़ चुके होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या था कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ये है कि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ इसकी दूसरी स्टेटमेंट जो आपकी बुक के ऊपर दी गई है वो ये है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है? वो सिस्टम जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी कि ना ही टेम्परेचर उसको दिया जाए और ना ही उससे रिमूव किया जाए। थ्रू इट मे चेंज फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, यानी कि उस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी उस सिस्टम की। यानी कि अगर एनर्जी ना ही हम क्रिएट करेंगे और ना ही उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे। यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं। एक कंटेनर हमारे पास, उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं क्यू, तो उसकी एनर्जी हमारे पास थी पहले E1 और वॉल्यूम उसका था हमारे पास V1, और उसके ऊपर कोई ना कोई कंटेनर के ऊपर प्रेशर B प्रोवाइड किया जा रहा है जो है हमारे पास P। और बाद में हम क्या करते हैं, जैसे ही इस सिस्टम कंटेनर को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसकी कंडीशन चेंज होगी, यानी कि इसकी ई एनर्जी जो पहले E1 थी वो चेंज होकर चली जाएगी E2। वॉल्यूम पहले V1 था, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर उसको हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो वॉल्यूम उसका हो जाएगा V2। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो चेंज इन वॉल्यूम आया जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा V, और हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कौन सी Q। यानी कि पहला हम देखते हैं डेल्टा E। डेल्टा E हमारे पास क्या है, एनर्जी चेंज इन एनर्जी, जो उसकी E2 जो बाद में एनर्जी चेंज हुई वो किसके इक्वल है, Q, यानी कि जो हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस वर्क डन, जो भी उसने काम किया है। काम इसके अंदर क्या होता है, वर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स इसके अंदर कौन सी है, फोर्स इसके अंदर हमारे पास जो एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो हमारे पास इसके अंदर फोर्स होगी। और डिस्टेंस क्या इसने किया है, एस, जो कि डेल्टा V है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, वो इसने थोड़ा सा डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, और फोर्स हमारे पास आ गई प्रेशर, यानी कि हमारे पास W इज़ इक्वल टू P डेल्टा V। यानी कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसके इक्वल है, चेंज इन एनर्जी इज़ इक्वल टू हीट Q जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस वर्क डन, जो भी उसने काम किया है। काम उसने क्या किया है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम वर्क की बात करेंगे वो उससे मुराद हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही होगा। अब अगर इधर देखा जाए तो हमारे पास W इज़ इक्वल टू माइनस P डेल्टा V लिखा हुआ है। माइनस का मतलब हमारे पास क्या शो कर रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क काम कर रहा हो सिस्टम काम कर रहा हो, वर्क डन कर रहा हो। अगर हमारा कोई भी काम सिस्टम के ऊपर किया जाए तो उसका साइन होगा पॉजिटिव, यानी कि कोई ना कोई वर्क किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर। और जब सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर तो तब हमारे पास साइन जो आएगा वो नेगेटिव का आएगा। तो हमारे पास डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, जबकि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V लिया गया है। और इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टी दी जाती है या जिसके ज़रिए इसको थ्रू डील किया जाता है वो होता है हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि डेल्टा V, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम तो ज़ीरो हो जाएगा, अगर ज़ीरो हो गया तो डेल्टा E इक्वल आ जाएगा Q के। इसके भी हमारे पास अब कुछ आपकी बुक के अंदर कंडीशंस दी गई हैं, जैसा कि कुछ फॉर्म्स अलग-अलग करके लिखी गई हैं कुछ सिस्टम के थ्रू। जैसा कि सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है, चेंज इन हीट, यानी कि Q जोन सा है वो डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर वो हो ही नहीं रहा। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा तो एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास डेल्टा E इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के और Q इक्वल आ जाएगा वर्क के, यानी वर्क इक्वल हो जाएगा हीट के। अगर हम दूसरे प्रोसेस की बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसको हम डील करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। अगर डेल्टा V हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास डेल्टा V ज़ीरो हो गया तो चेंज इन एनर्जी इक्वल हो जाएगा हमारे पास Q हीट के, यानी कि जितनी हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे वो उसके आ जाएगा इंटरनल एनर्जी डेल्टा E के, चेंज इन एनर्जी के। इसके अलावा एक तीसरा केस भी दिया गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसके अंदर हीट का फ्लो ना हो। एक अभी हमने ऊपर पढ़ा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा। और ये बात याद रखनी है, हीट और टेम्परेचर दोनों एक डिफरेंट है हमारे पास। हीट हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो कहाँ से, सिस्टम से सराउंडिंग में, यहाँ पे सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, यानी कि वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा। कब हीट हमारी फ्लो करेगी, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, यानी एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा हो एक तरफ टेम्परेचर कम हो तो हीट का अंदर फ्लो होता है उनको मेंटेन करने के लिए।
हीट के हमारे पास डिफरेंट यूनिट हैं जैसा कि जूल, कैलोरी, जबकि टेम्परेचर के हमारे पास जो यूनिट दिए जाते हैं वो मोस्टली डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। जबकि हम यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हीट का फ्लो नहीं होगा। अगर हीट का फ्लो नहीं होगा तो चेंज इन एनर्जी इक्वल हो जाएगी -W यानी कि माइनस वर्क डन के। और एक हमारे पास लास्ट वाला प्रोसेस आ रहा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा जाए। कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि P कांस्टेंट होगा तो डेल्टा E इक्वल आ जाएगा Q माइनस P डेल्टा V। क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम नहीं है इसलिए ये ज़ीरो टर्म नहीं होगी, तो P कांस्टेंट है तो इसकी सेम एज इट वैल्यू यूज़ की जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है उसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, जो कि हमारे पास चेंज इन एनर्जी इक्वल है हीट के। और अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास वक्त तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V जब ज़ीरो हुआ तो वक्त ज़ीरो हो गया। यानी कि जितनी भी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सिस्टम को वो सारी की सारी यूज़ किस काम के लिए हो रही है? एनर्जी को चेंज करने के लिए। यानी कि उसके थ्रू वर्क नहीं हो रहा, एनर्जी चेंज सिर्फ हो रहा है।